हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की टीचिंग एप्टीट्यूड की जो ये हमारे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा रही थी। तो प्रीवियस वीडियो जो मैंने इस पर अपलोड करी थी उसमें मैंने ये हमारे इसके जो आप लोग के पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करवाए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के। आज की वीडियो में आपके हमारे टीजीटी के क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये देखना कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि उसी के बेसिस पर ही आप आगे जो इस बार आप लोग का होने वाला है एग्जाम उसके क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको जितनी भी आपके सीटेट है वो केवीएस जो भी वैकेंसी आने वाली है तो उसकी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेडागोजी के आए थे वो मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी। सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी कि जो भी पूछे गए, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया था जो लास्ट टाइम हुआ था पेपर उसमें। तो अब जो आप लोग का नया आएगा वो उसी पैटर्न पर ही आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, लेकिन सारी चीज़ें आपको मिल पाएंगी तब जब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इसमें और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपने पीजीटी वाली वीडियो नहीं देखी है, जो पीजीटी के क्वेश्चन थे, तो वो भी ज़रूर से देख लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा लेवल में चेंजेस नहीं होते। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप देखेंगे कि क्वेश्चन सेम वैसे ही आपके पीजीटी में भी पूछे गए थे। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड आया था। इस बार भी जैसे कि जो टीयर 1 होने वाला है, आप लोग को पता ही है एग्जाम आपका 2 टीयर में होगा, तो टीयर 1 जो होने वाला है उसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। तो उसको पहले तैयार करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिसंबर में आपकी एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनिट टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन इकाई परीक्षण से संबद्ध नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका यूनिट टेस्ट जो होता है कौन उससे रिलेटेड नहीं है। तो प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आप लोग को समझाया था कि सबसे पहले जो होता है वो यहाँ पर इस तरह समझ लीजिए, यहाँ पर लेसन प्लान होता है। उसके बाद उसके बाहर जो हो जाता है वो आपका यूनिट प्लान हो जाता है और उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है या सबसे बड़ा हम कहें तो वो आपका एयर प्लान हो जाता है जो पूरे वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो आपके इसी यूनिट प्लान से निकल करके आते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या उससे रिलेटेड नहीं है। कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ competencies टोटली कंट्रोल्ड बाय द टीचर, यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, रिजल्ट शेयर्ड विद पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो यूनिट टेस्ट हम ले रहे होते हैं, जैसे कि अलग अलग यूनिट में डिवाइड होता है, जैसे कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है, अलग अलग यूनिट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट से में क्या उससे रिलेटेड नहीं होता है ये आपको बताना है। नॉट लगा हुआ है यहाँ पर। तो दक्षताओं की सीमित संख्या भी होती है, शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित भी होता है। मानकीकृत, यहाँ पर स्टैंडर्ड का कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट नहीं लिया जा रहा होता है। यूनिट टेस्ट में असेसमेंट आता है, नो डाउट है असेसमेंट किया जाता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट नहीं होता। तो एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी ही हो जाएगा और रिजल्ट भी शेयर किया जाता है पेरेंट्स के साथ। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is least likely to factor affecting learning? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है, यानी कि जो हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है वो लर्निंग प्रोसेस में सबसे कम इफेक्ट कौन सा जो होता है वो इसमें से फैक्टर डालता है। इमिटेशन, मैचुरेशन, रेडीनेस, को करिकुलर एक्टिविटीज। तो अनुकरण, हम कितना अनुकरण करके सीख रहे हैं, बिल्कुल वो भी डालता है। परिपक्वता भी डालती है। तत्परता तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीखने के लिए कितना रेडी है। जैसे कि अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई आपको नहीं पढ़ा सकता। आप पढ़ना चाह रहे होंगे तभी आपने यूट्यूब खोला है, वीडियो को सर्च किया है और यहाँ पर आप उसको समझना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप रेडी हैं समझने के लिए। को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती। तो एक आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन डी होगा। बाकी ये तीनों ही क्या करती हैं, फैक्टर्स जो होते हैं वो भी डालती हैं इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर लीस्ट पूछा था, सबसे कम प्रभावित करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, को करिकुलर एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर फर्स्ट टेल द रूल एंड प्रिंसिपल एंड देन these एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विच अप्रोच शी ही इज अडॉप्टिंग। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक संप्रत्यय समझाने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, सिद्धांत व नियम को बताएगा, फिर उदाहरण देता है ये कौन सा उपागम अपना रहा है, यानी कि इंडक्टिव होगा, डिडक्टिव होगा, एक्सप्लेनेटरी होगा, इन्वेस्टिगेटरी होगा। तो यहाँ पे ये विधियां हैं, मेथड दे रखे हैं, आपको बताना है कि टीचर क्या कह रहा है। पहले उसने जो रूल्स थे उनको बता दिया, रूल्स को या प्रिंसिपल को कहें, पहले उसने वो बता दिए। उसके बाद वो क्या समझा रहा है, अब वो बता रहा है कि
एक एग्जाम्पल दे रहा है और ये कह रहा है कि ये इस पर लागू होता है। तो वो कौन-सा होगा? वो आपका निम्नात्मक डिडक्टिव मेथड हो जाता है। इसको याद रखने की मेरी बहुत ईज़ी सी ट्रिक थी। अगर पहले नियम आ रहे हैं तो निम्नात्मक हो जाएगा, ना से निगम, ना से निम्नात याद कर लीजिए। अगर पहले उदाहरण दे रहा है तो जो आपका उदाहरण और आगमनात्मक उससे याद कर लीजिए। बहुत सिंपल सी ट्रिक थी ये मेरी याद रखने की। ना से निगम होता है और ना से ही नियम भी होते हैं। तो आपको ईज़िली याद रहेगा ये। तो कई का आंसर है ऑप्शन बी। और इसका जस्ट अपोज़िट हो जाता है आपका आगमनात्मक विधि में, पहले उसमें उदाहरण होता है, उसके बाद नियम समझाए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हिच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। समन्वित इंटीग्रेटेड पाठ्य पुस्तक की कौन-सी विशेषता नहीं है? इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जितने भी, क्योंकि अब इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम है, हमारे यहाँ समावेशी शिक्षा है, तो अलग-अलग तरह के जो स्टूडेंट होते हैं वो हमारी क्लास में होते हैं, तो सबको साथ में लेकर के चला जा सके ऐसी टेक्स्ट बुक बनाई जाती हैं। वो हो जाती है इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। अब ये क्वेश्चन में जो आपको कह रहा है कि कौन-सी विशेषता नहीं है, नॉट एन एडवांटेज लिखा हुआ है। Textbook can be used as a syllabus. These provide ready-made materials. These may not suit students' individual learning styles. Such textbook provide support to inexperienced teachers. तो यहाँ पर क्या इसकी विशेषता नहीं होती है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो पहला वाला जो है कि पाठ्यपुस्तक को वस्तु पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। हम सिलेबस भी उसमें दे ही रखा होता है। ये तैयार सामग्री प्रदान करती है, करेक्ट है। ये विद्यार्थी के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती, यही वाला आपका क्या है? विशेषता नहीं। मेनली इसीलिए प्रिपेयर ही की जाती हैं कि अलग-अलग जो स्टूडेंट हैं इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स को प्रोवाइड कर सके, अलग-अलग बच्चों को ध्यान में रख कर के पढ़ाया जा सके, ऐसी टेक्स्ट बुक ही प्रिपेयर की जाती हैं। तो उसमें बहुत से आप देखते होंगे छोटे बच्चों की किताबों में जो होते हैं बहुत सी पिक्चर्स भी बनी होती हैं कि कुछ बच्चे पिक्चर्स की तरफ ज़्यादा जो अट्रैक्ट होते हैं। कलर्ड बुक्स होती हैं जिससे कि बच्चों को ज़्यादा देखने में अच्छा लगे और ज़्यादा सीख सकें। अलग-अलग तरह के गेम्स रखे जाते हैं उसमें, उसी को खेल-खेल कर ही बच्चे सीख पाते हैं। तो सारी चीज़ें इंक्लूसिव में आ जाती हैं, वो इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक का ही एक हिस्सा होती हैं। तो यहाँ पर नहीं क्योंकि दे रखा था, सिद्ध नहीं होती, तो यही हमारा गलत होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टेटमेंट इन टीचिंग इफ नथिंग हैज़ बीन लर्न्ड नथिंग हैज़ बीन डैश। आपको एक कथन एक है उसको पूरा करना है कि यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया हो तो कुछ भी नहीं डैश। टॉट, स्टडीड, एग्जामाइंड या फिर ऑब्जर्व। यहाँ वो कह रहा है कि यदि शिक्षा में कुछ भी नहीं सीखा गया है तो कुछ भी नहीं का क्या मतलब हो जाता है, तो मतलब कुछ भी आपको नहीं पढ़ाया गया है, कुछ हाँ इट इट इन टीचिंग इफ नथिंग हैज़ बीन लर्न्ड नथिंग हैज़ बीन टॉट। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Which kind of ICT tool is not useful in learner centered approach? किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते हैं? सूचनात्मक, स्थितियात्मक, रचनात्मक, संप्रेषणात्मक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो आईसीटी टूल है इसमें से अगर हम बात कर रहे हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की, यानी कि जो आपकी शिक्षार्थी केंद्रित होती है कि हम बच्चे को ध्यान में रख करके कि किस तरह का स्टूडेंट है हमारे पास, उसको ध्यान में रख करके हम अपनी क्या करते हैं, टीचिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं, आईसीटी टूल्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो कौन-सा यूज़फुल नहीं होगा, अगर हम आईसीटी टूल यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए? लर्नर सेंटर अप्रोच में। तो इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर क्या होता है, सिचुएटिंग भी होता है कि कैसे स्थिति उसको ध्यान में रखना, रचनात्मक भी होता है और संप्रेषणात्मक भी होता है। इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर नहीं है और इसका जो है होता है, एक प्रकार नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which principle of playway method helps in cultivative self-discipline? खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्व अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है? प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो खेल विधि होती है, खेल विधि किसकी थी? खेल विधि किसने दी थी? तो ये आपकी ये फ्रोबेल की दी हुई है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसने दी है, तो एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगी आप लोग को सारी विधियां जो है वो किसने दी हैं, जैसे कि अभी आपने इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड मैंने बताया आपको, तो मेथड दिया हुआ है अरस्तू का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रोबल का मेथड है और ये क्वेश्चन जो कह रहा है आपका कि खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्वअनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होगा, तो कौन सा हो जाता है, वो होता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व की भावना। आप जब जो है सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, जब आप खेलते हैं तो क्या होता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, गेम्स से डिसिप्लिन बहुत आता है। तो बच्चा जो होता है वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, तो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जो होती है वो क्रिएट होती है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो भी आंसर मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये आपकी जो फाइनल आंसर की आई थी, उसी से ही लेकर के ही बता रही हूँ। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन्स हैं, के आंसर हैं, वो आयोग ने ही दिए हैं।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। ऐसा कथन पहचानिए जो सत्य नहीं है। मोस्टली आप देख रहे होंगे क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे हैं जहाँ पर नहीं है पूछा गया है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है 3 ऑप्शन करेक्ट होता है, एक गलत हो जाता है, तो वहाँ पर उसको ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो सत्य ना हो। विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, करेक्ट है, सही कह रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की सृजनात्मक योग्यता मापने हेतु अधिक उपयोगी होते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं क्वेश्चन, जो एमसीक्यूज आपके हैं, जैसे कि आप लोग के जो क्वेश्चन जो आते हैं वो एमसीक्यू होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो वो यहाँ पर ज़्यादा उपयोगी होते हैं आपके क्रिएटिविटी लेवल को जानने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। मैचिंग जोड़े बनाने वाले प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों का एक प्रकार है, सही है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्न को चयन प्रकार के प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है। एवरी सप्लाई टाइप आइटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन टाइप आइटम। ये भी सही हो जाएगा। जो सत्य नहीं हो ये वाला हो जाएगा। सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनसे ज़्यादा क्रिएटिव एबिलिटी का पता चलता है, ये गलत है। क्रिएटिव एबिलिटी का पता तब चलता है आपका कि जब आप बच्चे को एक ओपन स्पेस दीजिए कि वो अपने अपनी विचारों को, अपनी जो आइडियाज़ हैं उनको बता सके आपको। तो उसके लिए आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं या और भी वाद-विवाद कराया जा सकता है बच्चों के बीच में, उनको प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। ये सारी मेथड्स जो होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं जानने के लिए कि बच्चा कितना क्रिएटिव है। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिएटिव स्टूडेंट इज़ वन हू हैज़। एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास मौलिकता और नम्यपूर्णता विचार है, सामान्य से उच्च बुद्धिलब्धि है, रटने की योग्यता है, समस्या समाधान की योग्यता है। तो यहाँ पर क्रिएटिव स्टूडेंट कौन होता है? क्रिएटिव स्टूडेंट किस तरह का होगा या उसके पास क्या चीज़ ऐसी है होनी चाहिए? तो यहाँ पर ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो क्रिएटिव चीज़ है सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो क्रिएटिव का मतलब सृजनात्मक का मतलब होता है कि आप कुछ नए तरीके से चीज़ों को सोच पा रहे हैं, कुछ नया विचार लेके आ पा रहे हैं। एक लगा-बधा जो एक रास्ता होता है उस पर ना चलने के बजाय आप अलग-अलग तरह के रास्तों को ढूँढ पा रहे हैं, तो वो क्रिएटिविटी कहलाती है। तो यहाँ पर वो क्या होगा, ओरिजिनल तो होगी क्योंकि ऑलरेडी पहले से किसी ने उसको कुछ भी नहीं बताया है, तो ओरिजिनल होगी और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि नई-नई चीज़ों को जनरेट कर सकता है। तो एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not a characteristics of assessment for learning? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है? ये 4 तरीके का होता है असेसमेंट। इन लर्निंग होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, असेसमेंट एज लर्निंग होता है और एक कौन सा होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि एक कौन सा रह गया है अभी। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि हम सीखने के लिए जो जो आकलन कर रहे होते हैं, अधिगम के लिए जो आकलन कर रहे होते हैं, उसकी विशेषता क्या नहीं है? ये क्वेश्चन है। यह प्रत्येक विद्यार्थी की समर्थताओं और अल्पज्ञताओं को पहचानने में सहायक होता है। बिल्कुल होता है क्योंकि इसमें जो होता है लगातार हम क्वेश्चंस करते रहते हैं पढ़ाने के टाइम ही, ड्यूरिंग टीचिंग ही ये किया जाता है, तो उससे हमको पता चल पाता है कि क्या किसको समझ में आया, क्या नहीं आया। यह विद्यार्थियों को अपने कार्यों की समीक्षा का अवसर देता है, ये भी सही है। यह निर्णयात्मक है अतः मूल्यांकन का हेतु है, गलत है। यहाँ निर्णयात्मक नहीं होता, जजमेंटल ये बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को पहले पढ़ाया गया, उसके बाद ये जानने की कोशिश की गई कि कहाँ-कहाँ पर उनको क्या नहीं समझ में आया। उसके बाद उनको रिमेडियल टीचिंग भी फॉरनी दी जाती है, उनको जो सुधारा भी जाता है जहाँ पे वो गलतियाँ करते हैं, वो भी आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग में ही आता है। इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि यही आपका रचनात्मक आकलन भी कहलाता है, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपके 10 ही क्वेश्चंस आए थे जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।